हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH BPSC 105 का यूनिट 5 पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। आज हम इसे कवर करेंगे और ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम करेंगे आज वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस तक। बाकी के टॉपिक्स पार्ट 2 में आएंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखें। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमारी मदद करती है। जैसे किसी देश की पॉलिटिक्स उसकी इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, या किसी इकोनॉमी में पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ये उसमें स्टडी करते हैं। यही इसका मेन एजेंडा भी रहता है। Political economy refers to a specific way of understanding social and political phenomena whereby economics and politics are not seen as separate domains. पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम सोशल पॉलिटिकल फिनोमिना को स्पेसिफिक वे में अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को सेपरेट डोमेन्स में नहीं देखा जाता। इस कंसेप्ट में हमें एक रिलेशनशिप पता लगती है कि इस अप्रोच का कोई सिंगल मीनिंग नहीं है। इस कंसेप्ट को हम किसी सिंगल मीनिंग में एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इनको सेपरेटली नहीं देखा जा सकता। The word economy signified in Greek the art of household management, as political evolution in Greece followed the sequence household, village, city, state. The study of management of household came under the study of politics. जो वर्ड इकोनॉमी में है वो ग्रीस ने सिग्निफाई किया। ग्रीक हाउसहोल्ड में इकोनॉमी को यूज किया जाता था, जो कि कहा जाता था द आर्ट ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। ग्रीस में हाउस होल्ड मैनेजमेंट को इकोनॉमी कहा जाता था, और जैसे पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ ग्रीस में, तो ये सीक्वेंस बदल गया। सबसे पहले आता था हाउस होल्ड, फिर विलेज, फिर सिटी और उसके बाद स्टेट। और जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट की स्टडी थी वो अब पॉलिटिक्स के अंडर आने लगी, क्योंकि ये सब इकोनॉमी से हटकर अब पॉलिटिकल स्टडीज में आने लगा। एरिस्टोटल को इकोनॉमिक क्वेश्चंस इनको टैकल करते हैं और अपनी पॉलिटिक्स नाम की बुक में ये इनको बताते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक ब्रांच बोलते हैं स्टेट्समैन और लेजिस्लेटर के साइंस की। मतलब जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जो कंट्री है उसकी पॉलिटिक्स इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। इसमें एक स्टेट्समैन की स्पिरिट आती है। आगे आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी डील्स विद ह्यूमन वर्किंग कैपेसिटी, not from standpoint of its technical methods and instruments of labor, but standpoints of its social form. It deals with production relations which are established among people in the process of production. पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ये रिलेशनशिप को डील करती है जो कि पीपल और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में होती है। जब तक लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक लेबर को मॉनेटरी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, उसे मॉनेटरी हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये इसको डील करती है और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करती है। जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन के ईयर आए, इन रिलेशनशिप्स को समझना और पॉलिटिकल और सोशल फिनोमिना को समझना अलग अलग अप्रोचेस से ये बढ़ने लगा। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कुछ ऐसे अप्रोचेस थे जो डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, ये उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते थे इन अप्रोचेस से। These were geared primarily towards examining how social values were transmitted and also the structures through which resources are distributed. इसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता था कि हर कंट्री जो कि भी डीकोलोनाइज हुई है उसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये इन सब की स्टडी को अंडरस्टैंड करता था और ये देखता था कि जो सोशल वैल्यूज हैं उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को। Among these was modernization theory, which emerged in historical context
ऑफ द एंड ऑफ द जापानीज एंड यूरोपियन एम्पायर्स एंड बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। इसके बाद आती है एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हमें एक डिवीजन देखने को मिलता है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड स्कॉलर्स करते हैं थर्ड वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए। The theory of modernization was an attempt by first world scholars to explain the social reality of new states of the third world. जब कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड जो स्कॉलर्स थे वो इन सब की स्टडी करने आए और इन्होंने एक पहला अटेम्प्ट किया इन सब की सोशल रियलिटी को स्टडी करने के लिए। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यही है। इन्होंने जो अटेम्प्ट किया ये अटेम्प्ट था थर्ड वर्ल्ड की न्यू स्टेट्स को जो कि अभी डीकोलोनाइज हुई हैं उनकी सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन करना कि यहाँ की सोसाइटी किससे इन्फ्लुएंस रहती है। जो ये थियरी है इसने सेपरेशन कर दिया और डुअलिज्म को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया और दो तरीके की सोसाइटीज़ को इन्होंने क्लासिफाई किया। पहली थी ट्रेडिशनल और दूसरी थी मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में डिफरेंस है वो हम मैक्स वेबर के टैलकेट पार्सन से हम ले सकते हैं जो कि इनका फेमस वर्क है। ये बताते हैं कि जो एक सोसाइटी है जहाँ पे रिलेशनशिप को ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पे रिलेशनशिप को ज़्यादा ऊपर माना जाता है वो सोसाइटी ट्रेडिशनल होती है। जहाँ पे जो जनरल क्राइटेरिया होता है लोगों को क्लासिफाई करने का वो होता है उनका किन, कि उनकी रेस क्या है, उनके एंसेस्टर्स कौन सी कास्ट के थे, इन्होंने कौन सी क्लास में बर्थ लिया है। इसमें अचीवमेंट को नहीं देखा जाता कि कोई इंडिविजुअल कौन सी जॉब कर रहा है, कौन सा ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें इंडिविजुअल सेंट्रिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात की जाती है। जैसे कि उसकी बर्थ कहाँ हुई, उसकी कास्ट क्या है, उसके एंसेस्टर्स क्या करते थे, उनकी कास्ट क्या थी। तो ये सब इसमें देखा जाता है। पर मॉडर्न अप्रोच में क्या देखा जाता है? मॉडर्न अप्रोच में क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। इसमें अचीवमेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन विच फीलिंग्स आर एन ऑब्जेक्टिविटी गवर्न बाय रिलेशनशिप। जिसमें फीलिंग्स को नहीं देखा जाता, इसमें रिलेशनशिप को देखा जाता है जिससे हम इफेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में डिस्टिंक्शन कर पाए। Modern theory was defined as a social system based on achievement, universalism, and individualism, as a world of social mobility, equal opportunity, and the rule of law and individual freedom. मॉडर्न थ्योरी को हम अचीवमेंट की थियरी भी कह सकते हैं जिसमें अचीवमेंट, यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रूल ऑफ लॉ और इंडिविजुअल फ्रीडम के बिहाफ पर हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से डिस्टिंक्टिवली सेपरेट कर सकते हैं। जिसमें अचीवमेंट को देखा जाता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम दी जा रही है कि वो उससे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए। Following this opposition, there are two categories of modernization, referred to the process of transition from traditional to modern principles of social organization. In other words, the purpose of modernization theory was to explain and promote transition from traditional to modern society. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का यही एक मेन पर्पस था कि जो ट्रांजिशन हुआ ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में उस ट्रांजिशन को प्रमोट करना, मॉडर्न सोसाइटी को प्रमोट करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। Modernization theory argued that this transition should be regarded as a process of traditional societies catching up with the modern world. इसने ये कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड को कैचअप कर रही हैं। मतलब वो मॉडर्न वर्ल्ड के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर अपने कुछ अलग आइडियाज़ बना रहे हैं, वहाँ के तौर तरीके सीख रहे हैं, अचीवमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना कि बर्थ पर। डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टोव 1960 में अपने एक वर्क में 5 स्टेजेस देते हैं जिसमें जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट से गुजरती हैं। पहली होती है द ट्रेडिशनल स्टेज जिसमें ट्रेडिशनली सब कुछ काम किया जाता है। फिर आती है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, उसके बाद टेक ऑफ।
फोर्थ स्टेज आती है द ड्राइव टुवर्ड मैच्योरिटी। एंड फिफ्थ और लास्ट स्टेज आती है हाई मास कंजम्पशन। जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ हैं उन्हें हम ट्रेडिशनल कहते हैं क्योंकि इन्हें डेवलपमेंट चाहिए। So needed to develop to second stage, thus establish the preconditions for takeoff. इनके डेवलपमेंट के लिए हमें प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ को लाना ज़रूरी है। हमें कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसी आइडियाज़ को लाना ज़रूरी है जिसमें जो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ कैचअप कर सकें और मॉडर्न सोसाइटी के साथ ही अच्छे से वर्क कर सकें। The theory argued that this process could be speeded up by encouragement and diffusion of Western investment. अब ये जो थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन की डेवलपमेंट की वो ये कहती है कि अगर इसे वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट और वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ इसका डिफ्यूज़न कर दिया जाए तो ये प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो शुरू से ही अमीर कंट्रीज़ रही है। वहाँ पर हर किसी के पास बहुत ज़्यादा मनी पाई जाती है और इससे अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी तो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अच्छे से काम कर पाएँगी। Scholars in this tradition also argue that industrialization would promote Western ideas of individualism. स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है इन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ में वो प्रमोट कर सकता है वेस्टर्न आइडियाज़ को, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड वैल्यूज़। इससे क्या होगा जो सोशल अनरेस्ट फैला हुआ है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, उसे हम कई हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कलेक्टिव आइडियाज़ हम बना सकते हैं। इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अनरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हमें कंक्लूड करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी है वो इवोल्यूशनरी मॉडल पर बेस्ड है। डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस बताई गई हैं। पहली है ट्रेडिशनल, प्री कंडीशंस, टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी और हाई मास कंजप्शन। ये स्टेजेस इन्हीं पर बेस्ड हैं। इसमें इवोल्यूशन देखा जाता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी में बदल जाती है, whereby all nation states pass through broadly similar stages of development. In context of the post-World War, it is considered that imperative that the modern West should help to promote the transition from to modernity to modernity in the traditional third world. पोस्ट वॉर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न वेस्ट है वो उसे प्रोमोट करना चाहिए ट्रांजिशन को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिससे कि वो मॉडर्न बने और उनके साथ अच्छे से काम कर पाएँ और उनकी सोसाइटी भी डेवलप हो सके। आगे आता है डेवलपमेंट एज अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी थियरी आती है। जो डिपेंडेंसी थियरी है वो 1950s में मानी जाती है कि इसका राइज हुआ और ये क्रिटिक मानी जाती है मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव की। जो स्कूल ऑफ थॉट है ये एसोसिएटेड है आंद्रे गंडर फ्रैंक के कुछ वर्क से, पर इसमें पॉल बैरन का इन्फ्लुएंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो बैरन हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वेस्टर्न यूरोप में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन से अभी तक बनी हुई है, क्योंकि जो यूरोप था एक समय पर वो पूरे वर्ल्ड पर किसी ना किसी तरीके से रूल करता था, अपनी कॉलोनीज बनाकर वहाँ रूल करता था। तो वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट होते थे, वहाँ पर जो यूरोप उनके रिसोर्सेज यानी थर्ड वर्ल्ड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता था, उससे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनी है वो ये थ्योरी बताती है, जिसमें आगे चलकर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाते हैं। जापान एक समय पर पूरे रशिया को कंट्रोल करता था और उसका एक्सप्लॉइटेशन करता था, इसी वजह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप इनमें बनी रहती थी। वैसे ही यूरोप की अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इकोनॉमिक टाइज रखते थे इंडिया के साथ। जैसे
वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। वहाँ की जो कॉटन होती थी, वहाँ वहाँ की जो कॉटन होती थी, वो उसको कम प्राइस में ले जाकर वहाँ बनाते थे और वही यहाँ आकर बेच देते थे। तो इससे उनका भी काम चलता था। यहाँ से वो टी एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे बिना किसी ड्यूटी के। तो ये सब यूरोप में देखा जाता था। इसीलिए इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को ये जो थियरी है, डिपेंडेंसी थियरी, वो बताती है। He applied his critique to both modernization theory and orthodox Marxism, replacing their dualism by a theory that argued that world has been capitalist since the 16th century. बैरन ये कहते हैं कि जो ये डिपेंडेंसी थियरी है, वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म से बिल्कुल अलग है, जो कि डुअलिज्म से अलग है। ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि जो वर्ल्ड है वो कैपिटलिस्ट ही रहा है 16th सेंचुरी में, with all sectors drawn into world system based on production for the market, जिसमें जो मार्केट फोर्सेस हैं वही प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करती हैं कि प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। Frank's central argument is that the creation of first world and the third world is a result of same process. फ्रैंक ये कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड है, उनका जो ओरिजिन हुआ है, जो क्रिएशन हुआ है, वो सेम प्रोसेस है, जो कि है वर्ल्ड वाइड कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। क्योंकि जो यूरोप था वो एक्सपैंड करता था। उनकी अफ्रीका में भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, एशिया में भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। वो एक समय पर कनाडा को भी कंट्रोल करते थे। ये सब एक्सपेंशनिस्ट पावर को दिखाता है। और वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता था। वहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में पावर रहती थी। तो फ्रैंक यही कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बनी हैं, वो इसी वजह से बनी हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से। According to dependency perspective, the contemporary developed capitalist countries were never underdeveloped. डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, जो कंटेम्प्रेरी कंट्रीज हैं, जो कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कभी भी अंडर डेवलप्ड नहीं रही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से। Economic development, according to Frank, was experienced in Latin America only in those times when metropolitan linkages were weakened. The Napoleonic Wars, the Depression of 1930s, and the two world wars of the 20th century. It came to an end precisely as the metropoles recovered from disruptions and recovered their links to the third world. फ्रैंक ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो लैटिन अमेरिका में एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब मेट्रोपॉलिटन जो लिंकेजेस थे वो वीक हुए। जैसे कि नेपोलियनिक वॉर्स हुए, ग्रेट डिप्रेशन आई है 1930s का, दो वर्ल्ड वॉर हुए, 1940 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 20th सेंचुरी में। इससे जो ये थियोरी थी वो उसका एक एंड आने लगा। और उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और फिर से इन इकोनॉमिक लिंकेजेस को एस्टेब्लिश कर दिया। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज इंडीड अ पावरफुल एडवांस ओवर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी को हम मॉडर्नाइजेशन से थोड़ा एडवांस मान सकते हैं, पर इसके भी कुछ वीकनेस थी। पहला कि ये इसका एक सर्टेन हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो कि चेंज दिखाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में as an outcome of its undifferentiated dependent status। हर जगह जो यूरोप की जो पावर्स थी, वो उनका जो डिपेंडेंसी का स्टेटस था वो अनइवन था। कहीं पे वो सेल्फ रूल की गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करते थे, कहीं पे वो डायरेक्ट रूल करते थे। इंडिया में देखा हमने पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है, तो वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड डिपेंडेंट स्टेटस था। इसी वजह से जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, dependency theory tends to say economistic, social classes, states, and politics appear as derivatives of economic forces and mechanisms that often receive very little attention। डिपेंडेंसी थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये बहुत ही इकोनॉमिस्टिक है, सोशल क्लासेस पे ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहता है, स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स में ये इकोनॉमिक फोर्सेस के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, जिसमें जो मैकेनिज्म्स हैं बहुत ही कम अटेंशन को रिसीव करते हैं। इसी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्लासेस, क्लास प्रोजेक्ट्स एंड क्लास स्ट्रगल्स appear neither as a prime movers of historical change nor the prime
फोकी ऑफ एनालिटिकल अटेंशन। जो तीसरा क्रिटिक है वो ये कहते हैं कि जो एक कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो ऑब्सक्योर है डिपेंडेंसी थ्योरी में, और जो एजम्पशंस बनाए जाते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के वो फेल करते हैं। जो कि इकोनॉमिक मिरेकल्स थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ये उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं और ये एडवांस हो जाती है, और इसके जो मिथ्स होते हैं वो इसे एक डिक्लाइन में डाल देते हैं, और जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो फुल्ली एस्केप नहीं कर पाती उसके ही इम्प्रिंट से। मॉडर्नाइजेशन ये थ्योरी जो है कहती है कि जो डिफ्यूजन है उससे ग्रोथ आई, और जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो ये कहती है कि उसी वेन में स्टेगनेंटेशन भी आई, क्योंकि जो डिफ्यूजन हुआ अलग अलग कंट्रीज का उससे एक कंट्री को तो फायदा हुआ, पर जो दूसरी कंट्री थी जिसके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसे स्टेगनेंटेशन में डाल दिया जाता था। आगे आता है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस को कॉइन किया इमैनुअल वॉलस्ट्रीन ने। Immanuel Wallstein further developed the idea of world capitalist economy in his वर्क वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। इन्होंने एक वर्क लिखा जो कि है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, जिसमें ये वर्ल्ड कैपिटलिस्ट थ्योरी को डेवलप करते हैं। वॉलस्टीन ये कहते हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ यूरोप का 16th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ, इससे जो प्री कैपिटलिस्ट मॉडल्स थे थर्ड वर्ल्ड में वो कैपिटलिस्ट मार्केट में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉलस्ट्रीन है वो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते थे पहले यूरोप में, जिसे प्री कैपिटलिस्ट मोड्स भी कहा गया है प्रोडक्शन के, थर्ड वर्ल्ड में उनको पहले इनकॉर्पोरेट किया जाता था। और 16th सेंचुरी के बाद यहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। वर्ल्ड सिस्टम थियरी प्लेसेस अ न्यू एम्फेसिस ऑन मल्टीलेटरल रिलेशंस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में मल्टीलेटरल रिलेशंस को सिस्टम एज अ होल माना जाता है, मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं देखा जाता। Core and periphery relations became important to the analysis of day core periphery ones rather than unilateral relations of system or metropole and satellite। इसमें कोई भी डिवीजन नहीं देखा जाता, जैसे कि डिपेंडेंसी थ्योरी में हमने ये देखा कि जो मेट्रोपोल यानी जो डेवलप्ड नेशन है, जो वेस्टर्न नेशंस है, वो अपने सैटेलाइट्स यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कैसे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश करते हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता। इसमें एक सिस्टम को एक ही देखा जाता है, एज अ होल देखा जाता है। वॉल स्ट्रीट basic argument was the creation of the world capitalist economy in the 16th century that led to a period of history based on expanded accumulation rather than stagnant consumption। वॉल्स्टीन का ये आर्ग्यूमेंट था कि जो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में 16th सेंचुरी में, इससे एक नया पीरियड आ गया हिस्ट्री में जहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, ना कि स्टैग्नेंट फॉर्म में। इसमें वो तीन फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि इसका एमर्जेंस हुआ। पहला है एक्सपेंशन ऑफ जियोग्राफिकल साइज ऑफ द वर्ल्ड इन क्वेश्चन थ्रू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की वजह से जो कैपिटलिस्ट मार्केट थी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और इससे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो उनका साइज था वो बढ़ने लगा, और इकोनॉमिक टाइज इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो थी वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाई। द डेवलपमेंट methods of of labor control for different products and different zone of the world economy। इसमें स्पेशलाइजेशन आने लगा। ट्रेडिशनल वैल्यू से हटकर अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती हुई थ्योरी इसमें स्पेशलाइजेशन ला देती है। इसमें अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं लेबर के लिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएँ। थर्ड आता है द क्रिएशन ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टेट मशीनरीज। इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेट मशीनरीज को इस्टेब्लिश और क्रिएट करने की बात की जाती है, जिससे कि जो स्टेट है वो एश्योर कर पाए कि जो सरप्लस है वो उसके कोर तक ट्रांसफर हो, कहीं पे भी बाहर ना निकले। इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कोर एरियाज emerge as countries where the bourgeoisie got stronger and land laws become weaker। वर्ल्ड इकोनॉमी के फॉर्मेशन में जो कोर एरियाज थे वो उन्हीं कंट्रीज में एमर्ज हो पाए जहाँ पे जो बुर्जुआ लोग थे
वो स्ट्रांग होते गए और जो लैंड लॉर्ड्स थे वो वीक होते गए। बुर्जुआ ये क्लास मानी जाती है जो कि एलीट क्लास मानी जाती है, जो एलीट होती है जिसके पास पैसा होता है। जहाँ पर जो बुर्जुआ लोग हैं वो अमीर हैं, स्ट्रांग हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो वीकर हैं। According to Wallstein, those countries that could achieve the process of statism, that is, the concentration of power in the central authority, became the core countries of the world economy. वॉलस्टीन के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज स्टेटिज्म के प्रोसेस को अचीव कर पाई, स्टेटिज्म का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी कंसंट्रेशन ऑफ पावर की, वही वर्ल्ड इकोनॉमी में कोर कंट्रीज बन पाई। A strong state enables the country as as an entity to get disproportionate share of surplus of the entire world economy। जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है वो अपनी कंट्री को ये इनेबल करती है कि डिसप्रोपोर्शनेट शेयर वो खरीद सकती है, जिस जितना उसका मन करे वो उसने शेयर ले सकती है और सरप्लस को प्रोड्यूस कर सकती है एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी में। The stability of world capitalist system is maintained due to three factors। तीन फैक्टर्स की वजह से जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसको मेंटेन किया जाता है। पहला है द कंसंट्रेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ इनटू द हैंड्स ऑफ डोमिनेंट फोर्सेस। डोमिनेंट फोर्सेस के हाथ में मिलिट्री पावर देने से परवेसिवनेस ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू सिस्टम एज अ होल को एक तरीके से देखने से जिसमें कोई भी डिवीजन ना हो। द डिवीजन ऑफ मेजॉरिटी इनटू अ लार्जर लोअर स्ट्रेटम एंड अ स्मॉलर मिडिल स्ट्रेटम। इसमें एक डिवीजन बना दिया गया है, एक लार्जर लोअर स्ट्रेटम और स्मॉलर मिडिल स्ट्रेटम, जिसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस को किया गया। Although the world system theory has been advanced further by several thinkers like Oliver Cox, Samir Amin, Giovanni Agrithi, it was widely criticized for its primary focus on system imperative। इसके जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि ये जो थियरी है वो सिर्फ सिस्टम को स्टडी करती है, सिस्टम को इम्पीरियल दिखाती है। Critics have also pointed out that theory explains the contemporary capitalist world inadequately। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो ये थियरी है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को इनएडिक्वेटली एक्सप्लेन करती है और ये फोकस करती है सिर्फ मार्केट पे, जिसमें मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड और सप्लाई प्रोडक्शन के प्रोसेस को प्रेडिक्ट करते हैं, फेलिंग टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये था इसका पार्ट वन। अगले पार्ट में हम दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।